इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग, ये दो ऐसी सुपर स्किल्स हैं जिनकी चर्चा आजकल हर जगह हो रही है। और हम सब यही मानकर चलते हैं कि जो इंसान इमोशनली स्मार्ट है वो सोचेगा भी बहुत क्रिटिकली। पर क्या ये बात वाकई सच है या ये बस एक कही सुनी बात है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम देखेंगे कि ये सुपर स्किल्स आखिर हैं क्या। फिर उस बड़े रिसर्च क्वेश्चन पर आएंगे जिसने सब कुछ बदल दिया। और फिर वो चौंकाने वाली खोज जो हमारी आम सोच को चैलेंज करती है। आखिर में समझेंगे कि इस खोज का मतलब क्या है और इससे हमारे लिए क्या टेक अवे है। तो सबसे पहले सवाल ये है कि आखिर क्यों इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग को इतनी जरूरी सुपर स्किल्स माना जाता है, खासकर नर्सिंग जैसे प्रोफेशन में जहां हर पल हर मिनट दबाव ही दबाव होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसे डैनियल गोलमैन ने काफी पॉपुलर किया, वो असल में दो चीजों के बारे में है। एक तो अपनी खुद की फीलिंग्स को समझना और उन्हें कंट्रोल करना, और दूसरा दूसरों की फीलिंग्स को समझना और उनके साथ सही तरीके से डील करना। अब आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पर। एल्डर और पॉल के हिसाब से ये कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि या तो आपके पास है या नहीं है। नहीं, ये एक सफर है, एक ऐसे इंसान से जो ज्यादा सोचता नहीं, एक मास्टर थिंकर बनने तक का सफर। मतलब इसे प्रैक्टिस से बेहतर बनाया जा सकता है। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। आम धारणा तो यही है, जैसा कि स्लाइड पर लिखा भी है, कि ये दोनों स्किल्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलती हैं। मतलब एक बेहतर हुई तो दूसरी अपने आप अच्छी हो जाएगी। पर क्या ये सच है? तो चलिए अब इस आम धारणा को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि जब रिसर्चर्स ने इसे साइंस की कसौटी पर परखा तो क्या हुआ। हाल ही में एक स्टडी हुई जिसने बिल्कुल यही सवाल पूछा, और इसके लिए उन्होंने नर्सिंग के छात्रों को चुना। सवाल एकदम सीधा था, क्या किसी के इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल को देखकर ये बताया जा सकता है कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी कितनी अच्छी होगी? क्या एक को देखकर दूसरे का अंदाजा लगाया जा सकता है? इस स्टडी को करने का तरीका बहुत सीधा साधा था। उन्होंने 56 नर्सिंग स्टूडेंट्स को लिया, फिर कुछ खास साइंटिफिक टूल्स का इस्तेमाल करके उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों को मापा, और फिर बस डेटा को खंगालना था ये देखने के लिए कि क्या दोनों के बीच कोई सीधा पक्का कनेक्शन है। और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। डेटा ने जो बताया वो हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग था। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उन्होंने सारे डेटा को इस तरह के एक चार्ट पर प्लॉट किया। देखिए, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिकल थिंकिंग में कोई भी लिंक होता तो ये सारे डॉट्स मिलकर एक सीधी लाइन या कोई साफ पैटर्न बनाते। वो बस इसी पैटर्न को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, कोई पैटर्न नहीं। डेटा ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर किसी की क्रिटिकल थिंकिंग का अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता। और जब उन्होंने आंकड़ों को और गहराई से एनालाइज किया तो बात शीशे की तरह साफ हो गई। इस टेबल में देखिए, चाहे वो ओवरऑल इमोशनल इंटेलिजेंस हो या उसके अलग अलग हिस्से जैसे सेल्फ कंट्रोल या सोशबिलिटी, किसी का भी क्रिटिकल थिंकिंग से कोई स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कनेक्शन नहीं मिला। हर सवाल का जवाब था नहीं, कोई लिंक नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई लिंक नहीं है तो क्या इसका ये मतलब है कि ये स्किल्स जरूरी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्किल्स बेकार हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इनका रिश्ता हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। आप किसी के इमोशनल क्वोशंट को देखकर उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का स्कोर कार्ड नहीं बना सकते। उनका कनेक्शन इतना सीधा साधा नहीं है। हाँ, ये भी मानना जरूरी है कि हर स्टडी की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे इस केस में स्टूडेंट्स को सिर्फ एक बार टेस्ट किया गया, ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स एक ही जगह से थे, तो सैंपल में ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं थी। और ये डेटा सेल्फ रिपोर्टेड था, मतलब लोगों ने खुद अपने बारे में बताया, जो हमेशा 100% एक्यूरेट नहीं होता। और ये जो नतीजा आया है ना, ये साइकोलॉजी की एक बड़ी मुश्किल की तरफ भी इशारा करता है। मुश्किल ये है कि क्रिटिकल थिंकिंग जैसी चीजों को हम मापे कैसे। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, इसे मापने का कोई एक यूनिवर्सल तरीका है ही नहीं, जो इस काम को और भी मुश्किल बना देता है। तो इस पूरी रिसर्च और पड़ताल का फाइनल टेकअवे क्या है? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? चलिए अब उस पर आते हैं। सबसे बड़ा सबक ये है कि ये दोनों ही स्किल्स अपनी अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है? ताकि मरीजों के साथ एक अच्छा रिश्ता बन सके और जॉब के इमोशनल प्रेशर को हैंडल किया जा सके।
और क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है? ताकि सही मेडिकल फैसले लिए जा सके और मरीज को बेस्ट केयर मिले। मतलब हमें दोनों को अलग अलग और पूरी तवज्जो देकर सिखाना होगा। और आखिर में ये स्टडी हमें साइंस का सबसे ज़रूरी सबक याद दिलाती है कि हमें अपनी सबसे पक्की धारणाओं पर भी सवाल उठाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई बात सुनने में अच्छी लगती है या सही लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो डेटा की कसौटी पर भी खरी उतरे। तो ये रिसर्च हमें एक बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं बढ़ती, तो फिर हमें अगली पीढ़ी के प्रोफेशनल्स को ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग वाकई में तेज हो?